नमस्कार दोस्तों, आज हम वक्फ बिल 2024 की गहराइयों में गोता लगाएंगे। आखिर क्या है वक्फ बोर्ड कानून, जिसको लेकर मचा है इतना बवाल। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा कि ये वक्फ क्या है। बहुत सारे लोगों को पता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब के जन्म के पूर्व से ही इस शब्दावली का इस्तेमाल होता आया है। वक्फ का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उपदेश के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना। वक्फ बोर्ड बिल 2024 केंद्र सरकार संसद में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए एक नया विधेयक पेश करती है। यह वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए है, यह सरकार का कहना था। परंतु सरकार के पिछले रिकॉर्डों को देखकर विपक्ष एवं भारत के मुसलमान इस बिल के विरोध में आ गए और उन्होंने इस बिल के पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। विपक्ष के कड़े विरोध और इस विधेयक के संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। परंतु सरकार के एक बिंदु पर विचार करना अनिवार्य है, जिसमें सरकार वक्फ की हुई संपत्ति को उनके उत्तराधिकारियों का उतना ही अधिकार मानकर उन्हें वह संपत्ति में अधिकार दिलाने की पुरजोर कोशिश करेगी। अगर सरकार इन चंद मुस्लिम नेताओं के कब्जे की अरबों रुपए की वक्फ की संपत्ति को अपने अधिकार में ले गरीब तबके के मुसलमानों के उद्धार के लिए अगर कोई कार्य करे, तो इससे बड़ा वरदान मुसलमानों के लिए और कुछ नहीं हो सकता। अब इस विधेयक पर कोई भी निर्णय सेलेक्ट कमेटी के निर्णय के बाद ही होगा। परंतु इस हंगामे के बीच मेरी नजर वक्फ नामक उस शब्दावली पर गया जो कि इस पूरे हंगामे के बीच बार बार मुझे सुनाई दिया। मैंने जब वक्फ की गहराइयों में उतरकर इसे जानने की कोशिश की, तब मुझे समझ आया कि ये वक्फ कहां से प्रारंभ हुआ है। वक्फ एक अरबी शब्दावली है। वक्फ 4 प्रकार के होते हैं: धर्मार्थ वक्फ, अल वक्फ अल खैरी, पारिवारिक वक्फ, अल वक्फ अल अहली, संयुक्त वक्फ, अल वक्फ अल मुश्तरक और स्वयं समर्पित वक्फ, अल वक्फ अला अल नफ्स। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने अपने हाथों से 600 खजूर के पेड़ लगाकर उससे होने वाले आय से अपने समकालीन गरीबों के उत्थान के लिए, उनके भोजन एवं शिक्षा के प्रबंध के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। इस्लामिक नियम के तहत जब कोई शख्स अपनी किसी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर सार्वजनिक फायदे के लिए दान कर देता है, तो उसे वक्फ करना कहते हैं। वक्फ की हुई संपत्ति पर किसी खास शख्स का मालिकाना हक नहीं रह जाता है। इस्लामी कानून के तहत एक अविभाज्य धर्मांत बंदोबस्ती है। इसमें आमतौर पर मुस्लिम धार्मिक या धर्मांत उपदेशों के लिए एक इमारत, भूमि का भूखंड या अन्य संपत्ति दान करना चाहता है तो वह वक्फ को दान करता है, और वक्फ को दान करने के बाद वो मानता है कि उसने ये संपत्ति अल्लाह को दान कर दिया है, और एक बार ये संपत्ति अल्लाह को दान करने के बाद इस संपत्ति पर उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। नियम अनुसार वक्फ बोर्ड को दान में आए हुए संपत्ति को उन गरीब मुसलमानों तक पहुंचाना चाहिए जो भारत में अत्यधिक गरीब हैं, जिनके सरों पर छत नहीं है और उनके बच्चे एजुकेशन से महरूम हैं। परंतु कहा जाता है कि चंद ताकतवर लोगों ने इन गरीब मुसलमानों के अधिकार पर कब्जा जमाकर इन्हें अपनी इन सुविधाओं से वंचित कर रखा है, महरूम कर रखा है। भारत सरकार के द्वारा लाए गए इस विधेयक पर शंका करना आपका अधिकार है, परंतु इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। सरकार और सेना के बाद भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास में है। ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट AIDIS और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS डाटा के मुताबिक भारत में मुस्लिम धर्म के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। क्या ये न्याय संगत है कि भारत में सबसे ज्यादा जमीन जिन संस्थाओं के पास है, उन संस्थाओं में तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है? कहा जाता है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पास वक्फ की 3000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। इनके अलावा भी बहुत से लीडर और मजहबी संस्थाएं हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्ति लीज पर ले रखी है। मामूली किराए के साथ ये प्रॉपर्टी सालों से इनके पास है। इसका फायदा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है।
वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ तो काफी कुछ सामने आएगा। ना जाने कितने काले चेहरे, उनके चेहरों से नकाब उतरेगा। और दूसरी तरफ भारत के सबसे गरीब तबके में मुस्लिम समाज आता है। क्या इसी अंतर को पाटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये वक्फ बिल लेकर आई है, या फिर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुस्लिम विरोध दिखाने के लिए बिल लेकर आई है? वक्फ बिल 2024 बीजेपी के लिए चित और पुट दोनों ही है। अगर ये बिल पास होता है तो हिंदुत्व की कसौटी पर मोदी का चेहरा ताकतवर नेता के रूप में उभरेगा। अगर ये बिल धराशायी होता है तो बीजेपी के परंपरागत वोटरों की सहानुभूति बीजेपी के साथ रहेगी। मोदी और अमित शाह द्वारा फेंकी गई एक गुगली बॉल है जिसको विपक्ष किस तरह से खेलता है, यह देखना रोचक होगा। बीजेपी की तरफ से कुछ मुस्लिम नेता बी टीम के रूप में मैदान में उतर चुके हैं, जो हिंदुओं को भड़काने वाले बयान देंगे। और उससे भी बढ़कर हिंदू धर्म स्थलों के आसपास मजार बनाए जाने की छुटपुट खबरें देश भर से आनी शुरू हो गई हैं। और इस प्रकार की खबरों से हिंदू आंदोलित होगा और वह अपने दिमाग में एक नैरेटिव सेट करेगा, जिसका परिणाम आने वाले चुनावों में दिखना शुरू हो जाएगा। परंतु पीछे की सभी बातों को छोड़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोदी सरकार अपनी पूरी ताकत से इस बिल को पास करवाएं और चंद ताकतवर लोगों के पास जो अरबों रुपए की जमीन है वह उनसे वापस लेकर गरीब तबके के मुसलमानों का उद्धार करें। इन गरीब मुसलमानों को दूसरी जाति के समकक्ष लाकर खड़ा करें और इन गरीब मुसलमानों के बच्चे समाज की मुख्य धारा में आकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करें। अगर ऐसा होता है तो वक्फ बिल 2024 मुसलमानों के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। इस बिल को पेश हुए काफी समय निकल चुका है, परंतु धीरे धीरे मुस्लिम नेताओं के बयान भी इस बिल के विरोध में आने लगे हैं, जिसमें प्रमुखता से डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नायक तुलनात्मक धर्म को केंद्र में रखने वाले भारतीय इस्लामिक वक्ता हैं। ये सन 2016 में जब वो मलेशिया गए हुए थे, उस समय भारतीय प्राधिकरण ने उन पर धन की हेराफेरी का आरोप लगाया। इसके बाद से वो भारत के वांछित भगोड़े हैं। नाइक तब से भारत नहीं आए और मलेशिया में ही अपना स्थानीय निवास बनाकर रह रहे हैं। आइए सुनते हैं जाकिर नाइक क्या कहते हैं इस विषय पर। तो by the BJP government, by the Modi government, I'd like to make an important announcement. This is regarding a new bill that was tabled in the Indian Parliament by the BJP government, by the Modi government, to amend the Waqf bill. They tabled a couple of weeks back in the Parliament an amendment to the Waqf bill 2024. And what this BJP government is trying to do, along with its coalition, the NDA government, is they're trying to usurp, trying to take away the property of the Muslim Waqf Board. And many of you may not be aware that the Muslim Waqf Board is the third largest body which has the maximum land in the whole of India. The first two are government bodies, that is the defense, and the second is the Indian Railways. And the third is the Muslim Waqf Board, which has 9.4 lakh acres of land, which is approximately 41 billion square feet of land. That is more than 3,800 square kilometer. It's the size of a small country. So the Muslim Waqf Board of India has the third largest bank. It is the body which has the third largest bank of land. And let me tell my non-Muslim brothers and sisters of India that this Waqf Board property is not a public property. Unlike the property belonging to the government, etc., this is a private property. Waqf in Arabic means an endowment. So this is not a public property. It is a private property donated by Muslims in the past, many centuries ago, or decades ago, or recently. It is Waqf, means an endowment for the use of the Muslims. It's a religious act, Waqf, for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is not a public property, so no non-Muslim can interfere in this religious. And the Indian Constitution has safeguarded the Waqf property. It is so secured and so stable, but unfortunately this anti-Islamic, anti-Muslim government, the NDA, the BJP government, which is run by the Prime Minister Modi, it is trying to usurp, eat the property of the Muslim.
यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में जाकिर नायक पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को बढ़ावा देना और भारत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। ईडी ने जाकिर नायक के खिलाफ टेररिंग फंडिंग मामले में चार्जशीट दायर की। कुछ और मुस्लिम नेताओं की बात सुनकर भी आप अपनी राय बना सकते हैं, जिनमें एक है असदुद्दीन ओवैसी। यह गौर करने की बात है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी के भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के विरुद्ध कुछ भी बोलने पर भी उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार की मेहरबानी उन पर पूरी तरीके से बनी हुई है। कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दशक में लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल मुसलमानों को बता रहा हूं, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्त कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दशक में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दशक में लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये चिवरकी पेट की मस्जिद को मैं छोड़ दूंगा, तो क्या अगर नौजवान चुड़िया पहन के बैठ जाएगा? कि यहाँ के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं शहीद हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुढ़ा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की इबादत करके मरूंगा। नौजवान भी बोलेगा जवानी मस्जिद पे कुर्बान, मैं कुर्बान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून मोदी बनाना चाहते हैं। बताओ आप कितना जुल्म नफरत इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से है। क्यों बना रहे कानून आप? नहीं, वक्फ को अच्छा करने बना रहे। कौन सा अच्छा कर रहे आप? गवर्नमेंट कलेक्टर को पावर, वक्फ बाय यूजर गायब, रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन, ट्राइब्यूनल गायब, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म, को क्या बचेगा फिर? खाली कागज पे लिखा होगा वक्फ बोर्ड। मालिक कौन होंगे? मोदी होंगे। हम वक्फ क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं। एक बार अगर कोई वक्फ कर दिया, उसका मालिक अल्लाह होता है। अब मोदी बोल रहे मालिक अल्लाह नहीं रह सकता है, मालिक मैं बन जाऊंगा। मोदी जी, मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी ना पैदा हो जाए। आप विकसित भारत बोलते, ये विकसित भारत है। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते? मैं तो नहीं था वहां पर। तरह यह है कि जिस उद्देश्य से वक्फ की प्रॉपर्टी को दान किया गया था, डोनेट किया गया था, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर, अगर उस उद्देश्य के लिए सरकार कानून बनाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके लिए सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल की जंग छेड़ूं तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? अगर बलियाबी के पास जेब में पैसे ना हो तो गाड़ी में डीजल दोगे कि नहीं दोगे? अगर कह दे कि चलो निकल चलो पटना, एक मर्तबा दिखा दो टोपी और नबी की इज्जत का झंडा, निकलोगे कि नहीं निकलोगे? खामखा डर जाते हैं मोदी से, योगी से, और यही लोग आपके कुरान को बदलने के लिए कानून बना रहे। पता है, कुरान को बदलने के लिए यूसीसी बनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपके कुरान को बदलने के लिए, आपकी शरीयत को बदलने के लिए। मतलब जो कानून से वो कुर्सी पर देर तक बैठे रहेंगे वो बनाएंगे और नहीं बनाएंगे। एक कानून क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा, आप लोग समझ रहे, मौलाना लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहे हैं, क्या है मसला? मसला ये है कि उसमें 15-16 जो ड्राफ्ट है, अगर ये सिस्टम आ जाएगा
तो अभी इस्लाम में 4 शादी की इजाजत है, तो उस वक्त एक ही शादी कर पाएगा, 4 नहीं कर पाएगा। करना चाहते हैं घर में वक्त की जो प्रॉपर्टी है वो लोगों ने अपने, हमारे यहाँ माना जाता है कि साहब अल्लाह की राह में काम करोगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा, इसलिए दी थी। आप उसको क्यों वो करना चाहते हो? अगर कहीं इरेगुलरिटी है तो आप उसको रेगुलेट करा दीजिए। उनमें वक्त के अधिकारों को कटौती करने की क्या जरूरत है? विरोध प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप तो फिर चलता ही रहेगा, परंतु ये सोचना अनिवार्य है कि एनडीए गवर्नमेंट क्या सच में मुसलमानों के उत्थान के लिए बिल लेकर आई है? ये एक प्रश्न चिन्ह है। एनडीए में शामिल घटक दलों में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता क्या इस बिल से सहमत हैं? क्या सचमुच इस बिल के पास होने से मुस्लिमों की भाग्य रेखा बदल जाएगी, या फिर आने वाले चुनाव तक वक्फ एक चुनाव, एक जुमला मात्र रह जाएगा? यह तो आने वाला समय तय करेगा कि वक्फ बिल 2024 इस देश को किस दिशा में लेकर जाता है। इस बिल से मुसलमानों को कितने फायदे होते हैं, या फिर यह बिल उन्हें और गर्त में लेकर जाएगा। परंतु इस बिल की विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह बिल उन मुसलमानों की कैसे मदद करेगा जिन मुसलमानों की संपत्ति वक्फ बोर्ड ने अपने अधीन कर लिया। आइए हम वक्फ बिल 2024 की गहराइयों को जानें और ये समझें कि क्या मोदी सरकार इस बिल में कितने परिवर्तन कर रही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024। 8 अगस्त 2024 को 2 विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किए गए, जिनका उद्देश्य बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियम और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। नए बिल के अनुसार कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। अनिश्चितता की परिस्थितियों में उस क्षेत्र का कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। और अगर विवादित प्रॉपर्टी सरकारी संपत्ति मानी जाती है तो वह राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट भी करेगा। नए नियम में विधेयक कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है। वक्फ का सर्वेक्षण अधिनियम में वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था। अब इसके बजाय विधेयक कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे। पूर्व अधिनियम केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन करता है, जो केंद्र और राज्य सरकारों तथा वक्फ बोर्डों को सलाह देती है। वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अधिनियम के अनुसार परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए और उनमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, परंतु नए बिल में प्रावधान है कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि और इस्लामिक कानून के जानकार और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुस्लिम सदस्यों में 2 महिलाओं का होना भी अनिवार्य है। उपरोक्त प्रत्येक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को नामित करने का अधिकार देता है। उन्हें मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड में निम्नलिखित होने चाहिए: 1, 2 गैर मुस्लिम सदस्य, दूसरा शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों में कम से कम 1 सदस्य। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी 1-1 सदस्य होना चाहिए। यदि इनके पास राज्य में वक्फ है, अधिनियम में प्रावधान है कि कम से कम 2 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। पूर्व अधिनियम के अनुसार राज्यों को वक्फ से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरणों का गठन करना होता था। इन न्यायाधिकरणों का अध्यक्ष प्रथम श्रेणी जिला सत्र या सिविल न्यायाधीश के समकक्ष रैंक का न्यायाधीश होना चाहिए। अन्य सदस्यों में शामिल है अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के बराबर का एक राज्य अधिकारी, मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र का जानकार। नए बिल में अध्यक्ष के रूप में एक वर्तमान या पूर्व जिला न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक का एक वर्तमान या पूर्व अधिकारी इन सभी मामलों को देखकर उस पर निर्णय देगा। पूर्व अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल के निर्णय अंतिम होते हैं और न्यायालयों में इनके निर्णयों के खिलाफ अपील निषिद्ध है।
बोर्ड या पीड़ित पक्ष के आवेदन पर उच्च न्यायालय अपने विवेक से मामलों पर विचार कर सकता है। परंतु नया बिल विधेयक ट्रिब्यूनलों को निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को हटा देता है और ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने की पावर भी देता है। बिल केंद्र सरकार को निम्नलिखित संबंध में नियम बनाने का अधिकार भी देता है। पंजीकरण अधिनियम शिया और सुन्नी संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड स्थापित करने की अनुमति देता है। यदि शिया वक्फ राज में सभी वक्फ संपत्तियों या वक्फ आय का 15% से अधिक का हिस्सा बनाते हैं। विधेयक आघानी और बोहरा संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड की अनुमति भी देता है। नए विधेयक में कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है, परंतु यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि वक्फ की हुई संपत्ति पर उनका कोई भी उत्तराधिकारी अपना अधिकार नहीं जताता है। अगर उत्तराधिकारी किसी तरह भी विरोध प्रकट करता है तो वह 90 दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकते हैं। नया वक्फ बिल यह भी जोड़ता है कि अल औलाद के परिणाम स्वरूप कि महिला उत्तराधिकारियों के अधिकार सहित किसी भी उत्तराधिकारी के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और ये कानून आपको आगे भी कुछ अधिकार देता है। वक्फ किए हुए व्यक्ति के परिवार से उनके पुत्र पुत्री या अन्य किसी उत्तराधिकारी को ये लगता है कि वक्फ किए हुए प्रॉपर्टी पर उनका भी अधिकार है तो वे सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के अंदर अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलते वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करके पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करने और वक्फ रिकॉर्ड में प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना है। और वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का प्रस्ताव है। मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना है, जो उपनिवेशिक युग का कानून है जो आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया है। निरसन का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में एक रूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस प्रकार इस निरर्थक कानून के निरंतर अस्तित्व के कारण होने वाली विसंगतियों और अस्पष्टताओं को समाप्त करना है। यहाँ प्रश्न आता है, क्या सभी इस्लामिक देशों में भी वक्फ संपत्तियां हैं? नहीं, सभी इस्लामी देशों में वक्फ संपत्तियां नहीं हैं। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्ति नहीं है। हालांकि भारत में न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़े शहरी भूस्वामी हैं, बल्कि उनके पास कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा करने वाला अधिनियम भी है। 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए। नियम अनुसार किसी भी संपत्ति को एक बार वक्फ घोषित करने के बाद उस संपत्ति पर किसी का भी अधिकार नहीं रह जाता है, वह केवल वक्फ की संपत्ति हो जाती है। 1995 एक इसी गलत कानून के कारण वक्फ बोर्ड ने भारत की अनेक संपत्तियों पर अपना कब्जा जमा लिया और उन संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया गया और उन्हीं संपत्तियों को वक्फ बोर्ड आज सीना ठोककर अपनी संपत्ति कहता है। यहाँ तक कि भारत की शान वर्ल्ड हेरिटेज ताजमहल को भी अपनी संपत्ति घोषित करने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर ना जाने क्यों वक्फ बोर्ड ने इस दावे को वापस ले लिया। इन्हीं सब टेक्निकल कमियों के कारण भारत सरकार वक्फ बिल 2024 लाने के लिए मजबूर हुई। बिल 2024 में वक्फ बोर्ड की अनियंत्रितता को नियंत्रित करने के लिए इस वक्फ बोर्ड में सरकार के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है। वक्फ बोर्ड वर्तमान में भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है। इसके अलावा सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद
वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़ा भूस्वामी है। और मजेदार बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के विघटन के बाद भी वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन कैसे बची रह गई। यहाँ मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या पाकिस्तान की जमीन को भी वक्फ बोर्ड की अगर जमीन में मिला दिया जाए तो क्या ये भारत सरकार के पास उपलब्ध जमीन से भी ज्यादा हो जाएगी। एक प्रश्न चिन्ह है जिस पर रिसर्च करना अभी बाकी है। वक्फ बोर्ड बिल 2024 क्यों लाना पड़ा और वक्फ बोर्ड से संबंधित मुद्दे क्या हैं जिसके लिए बिल नए तरीके से लाना पड़ा। हितधारकों स्टेक होल्डर्स द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे हैं वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के गठन में सीमित विविधता, यानी देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड होते हैं। वक्फ बोर्ड के प्रबंधकों द्वारा उचित खातों का रखरखाव न करना, स्थानीय राजस्व अधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय की कमी, अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और शीर्षक की घोषणा, संपत्तियों का दावा करने के लिए वक्फ बोर्डों की व्यापक शक्तियां, जिसके परिणाम स्वरूप विवाद और मुकदमेबाजी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा होता है। वक्फ संपत्तियों से कम और नागण्य आय आदि इसके प्रमुख मुद्दे हैं। वक्फ बोर्ड से परेशान लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दे। वक्फ अधिनियम देश के केवल एक धर्म की धार्मिक संपत्तियों के लिए है, एक विशेष अधिनियम है, जबकि किसी अन्य धर्म के लिए ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। दरअसल इसी सवाल को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वक्फ की संवैधानिक वैधता से जुड़ी इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मंत्रालय को मुसलमानों और गैर मुसलमानों से वक्फ संपत्ति पर जानबूझकर अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन जैसे मुद्दों पर बड़ी संख्या में शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने प्राप्त शिकायतों की प्रवृत्ति और मात्रा का विश्लेषण किया है और पाया है कि अप्रैल 2023 से प्राप्त 148 शिकायतें ज्यादातर अतिक्रमण, वक्फ भूमि की अवैध बिक्री, सर्वेक्षण और पंजीकरण में देरी और वक्फ बोर्डों की मुतलबियों के खिलाफ शिकायतों से संबंधित है। मंत्रालय ने अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक CPGRAMS केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का भी विश्लेषण किया है और पाया है कि 566 शिकायतों में से 194 शिकायतें वक्फ भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण और हस्तांतरण से संबंधित थी और 93 शिकायतें वक्फ बोर्ड मुतलबियों के अधिकारियों के खिलाफ थी। इसके अलावा सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में देरी, वक्फ बोर्ड द्वारा बाजार मूल्य से कम किराया लेने, वक्फ भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण, विधवाओं के उत्तराधिकार, सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण पूरा न करने, वक्फ संपत्ति रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की धीमी प्रगति आदि के मुद्दे उठाए हैं। वक्फ बोर्ड की शिकायत करने वालों में मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जिन मुसलमानों को वक्फ बोर्ड द्वारा आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है, उन्होंने अपने प्रकरण सरकार के सामने प्रस्तुत किए हैं, जिनमें 40,991 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए हैं। इसके अलावा मामलों के निपटान में अत्यधिक देरी होती है और न्यायाधिकरण के निर्णयों पर न्यायिक निगरानी का कोई प्रबंधन नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में वक्फ के बारे में अधिकतम जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है और मैं इसमें कितना सफल हुआ हूँ ये मैं नहीं जानता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपकी जिज्ञासाओं को मैंने शांत किया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वक्फ बिल 2024 नामक फलों का जो पेड़ भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, उस पर लगने वाले फलों का स्वाद तो कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। उस पर लगने वाला फल ही ये तय करेगा कि वक्फ बिल भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना ऊर्जावान साबित हुआ है। पिछले लोकसभा के परिणामों से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रहार तेज कर लिया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की नीति और प्रबलता से शुरू हो जाएगी। यह देखना बड़ा रोचक होगा अपोजिशन इन प्रहारों से कैसे बचता है और इसका जवाब कैसे देता है। अभी तो वक्फ बिल पर रोज जेपीसी में घमासान चल रही है। आने वाला परिणाम बताएगा वक्फ बिल नए रूप में लागू होता है या नहीं। परंतु मेरे साथ ना जाने कितने भारतीयों की ये कामना होगी, अगर वक्फ बिल 2024 लागू होता है तो ये बिल स्वच्छ मानसिकता
हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हित के लिए लेकर आए, जिससे इन मुसलमानों की दशा दिशा दोनों ही बदल जाए। इन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लाकर खड़ा करें और सभी धर्म और समाज के लोगों को साथ लेकर उन्नत भारत के पथ पर चलें। इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं थॉमस एंथोनी आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं वी क्रिएट, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।